नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इन अ टीवी सिस्टम। टीवी सिस्टम में दोस्तों बेसिकली पिक्चर जो होता है वो एएम के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट होता है, एंड जो साउंड सिग्नल होता है उसको एफएम के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोनों को फिर मर्ज करके आपके टीवी रिसीवर पे आप लोगों को टीवी सिग्नल्स मिलते हैं। तो जब भी टीवी सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो टीवी सिस्टम में जो पिक्चर्स होते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, उसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, और जो साउंड होता है दोस्तों वो एफएम के थ्रू उसका ट्रांसमिशन होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन मेश एनालिसिस इफ बी नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एन नंबर ऑफ नोड्स देन द नंबर ऑफ इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड इज गिवन बाय। दोस्तों मेश एनालिसिस के केस में मीन्स केवीएल के केस में किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, जो वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट आप याद रखिए, केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और केसीएल किरचॉफ करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर केवीएल के केस में अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं तो उस केस में दोस्तों जो इक्वेशन बन जाता है b माइनस एन माइनस वन, ये इक्वेशन बन जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के केस में। जी हाँ दोस्तों, ये इक्वेशन बन जाता है b माइनस एन माइनस वन, ये इक्वेशन बन जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के केस में। अगर बात करें केसीएल की किरचॉफ करंट लॉ के केस में तो उसमें जो इक्वेशन बनता है दोस्तों वो n माइनस वन इक्वेशन बन जाता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 10 विदाउट फीडबैक। गेन जो है एम्पलीफायर का एक ही वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 10 विदाउट फीडबैक इफ़ द सर्किट इज़ टू ऑसिलेट। अगर सर्किट को ऑसिलेट करना है या फिर उसके आउटपुट को ऑसिलेट करना है, द वैल्यू ऑफ फीडबैक फ्रैक्शन बीटा शुड बी। तो दोस्तों सर्किट के ऑसिलेशन के लिए जैसा कि आपको पता होगा a मल्टीप्लाइड बाई बीटा शुड बी इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए, ये कंडीशन होता है ऑसिलेटर के केस में। a gain of amplifier and gain of feedback factor should be multiplication of that two factor should be equals to 1, ये होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में दोस्तों हम देखें यहाँ पे तो a की वैल्यू दोस्तों दी गई है 10 एंड b की वैल्यू हमको निकालना है, ये होना चाहिए 1। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/10 दैट इज 0.1। तो दोस्तों ये आप देखेंगे यहाँ पे 0.1 ऐसे आंसर आ जाएगा उस कंडीशन के थ्रू। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज यूज इन हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर में किस टाइप के फीडबैक यूज होते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल सा पता है इंडक्टिव फीडबैक, इसको कैसे याद किया जाता है मैंने वो भी बताया था। हार्टले फीडबैक इस केस में दोस्तों हार्टले ऑसिलेटर के केस में जो फीडबैक एलिमेंट होते हैं वो दो इंडक्टर सर्किट्स होते हैं, कुछ इस टाइप के दो इंडक्टर सर्किट्स होते हैं, ये ब्रेक किए जाते हैं बीच से, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर सर्किट होते हैं। ये इनका कम्बिनेशन जो होता है दोस्तों ये यूज होता है हार्टले ऑसिलेटर के केस में। लेकिन अगर बात करें कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में, कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में फीडबैक ये स्प्लिटेड कैपेसिटर और उसके पैरेलल में इंडक्टर ये यूज होता है कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में। तो दोस्तों मैंने इसका याद करने का सिंपल सा तरीका आपको ये बताया था, अगर जिसके भी फीडबैक में कैपेसिटर की संख्या ज़्यादा है, कैपेसिटर की संख्या ज़्यादा है मीन्स आप यहाँ से समझ जाएंगे कैपेसिटर सी मीन्स कॉलपिट ऑसिलेटर। अगर हार्टले की बात करें दोस्तों, हार्टले ऑसिलेटर के केस की मैं बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्टले ऑसिलेटर के केस में इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इंडक्टेंस की संख्या ज़्यादा है। इंडक्टेंस मीन्स दोस्तों क्या, एच मीन्स हार्टले ऑसिलेटर। या फिर ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हार्टले ऑसिलेटर के केस में इंडक्टिव फीडबैक होता है। इंडक्टिव मीन्स क्या, हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच यहाँ से हो जाएगा। इससे आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और,
हार्टले ऑसिलेटर्स जो होते हैं ये रेडियो ऑसिलेटर्स होते हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। हार्टले एंड कॉलपिट ये दोनों ऑसिलेटर्स जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें, लो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस पर जो ऑसिलेटर्स वर्क करते हैं या जो सिग्नल्स देते हैं आउटपुट में, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज होते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, प्लीज़ आप इसे भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा है, ये क्वेश्चन रिले टॉपिक से है। मैंने रिले चैप्टर में आप लोगों को बहुत ही क्लियरली इस टॉपिक को बताया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें पूछा गया है DP-DT मीन्स डबल पोल डबल थ्रोन। डबल पोल डबल थ्रोन कौन सा इसमें से है? तो ये आप देखेंगे ये है डबल पोल सिंगल थ्रोन, सॉरी डबल पोल, हाँ डबल पोल सिंगल थ्रोन। ये पुश टू ऑन स्विच है, ये सिंगल पोल डबल थ्रोन। अब इसकी बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ये स्विच जो है वो डबल पोल एंड डबल थ्रोन है, डबल पोल एंड डबल थ्रोन सर्किट है इस स्विच से। ये रिले चैप्टर में मैंने बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताया है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप प्लीज़ जाके वो चैप्टर ज़रूर देख लें रिले का। मैंने प्लेलिस्ट आई बटन दबा के आप वहाँ पे जा सकते हैं उस प्लेलिस्ट पे और रिले चैप्टर को देख सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा, अ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस वेयर। दोस्तों पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में बेसिकली होता क्या है, इन पल्सेस का एम्पलीट्यूड और विड्थ दोनों सेम होता है। दोनों सेम मतलब वो चेंज नहीं होता, सिर्फ इसका जो पोजीशन है, उसका पोजीशन है वो इंस्टेंटेनियस सैंपल के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज होता है। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल होता है उसके अकॉर्डिंग इन पल्सेस का पोजीशन चेंज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, द एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ द पल्स इज केप्ट कांस्टेंट while the position of each pulse is varied by instantaneous sample value of the modulating wave। दोस्तों ये होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में। अगर दोस्तों PWM की बात करें तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो इसमें जो पल्स का विड्थ चेंज हो जाता है। अगर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग पल्स का विड्थ इसका वेरी करता है, या तो पल्स की विड्थ बढ़ जाएगी या तो पल्स की विड्थ घट जाएगी। अगर दोस्तों मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारा पल्सेस का जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ विड्थ जो होता है क्या होता है वो बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो पल्स का विड्थ यहाँ पे घट जाता है। इस केस में होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में। तो आपने देख लिया पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और एक है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें पल्सेस के एम्पलीट्यूड चेंज हो जाते हैं, विड्थ सेम रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पल्स मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनके डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, मॉड्यूलेशन इस टाइप के मॉड्यूलेशन में होता क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन आर। एंगल मॉड्यूलेशन कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन होते हैं। ये एंगल मॉड्यूलेशन किस लिए कहा जाते हैं दोस्तों? जो मैसेज सिग्नल्स होते हैं वो इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एंड फेज शिफ्ट को चेंज करते हैं, जिसके कारण ये एंगुलर मॉड्यूलेशन या फिर एंगल मॉड्यूलेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो FM और PM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, इसे एंगल मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड साइज इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो दोस्तों वर्ड साइज 28 बिट का वर्ड साइज कभी किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में नहीं होता है। ये जनरली होते हैं जो कि 8 बिट के होते हैं, 16 बिट के हो जाएंगे और 64 बिट के हो जाएंगे, 4 बिट के हो जाएंगे, 2 बिट के हो जाएंगे, लेकिन 28 बिट के कोई भी वर्ड साइज नहीं होता कंप्यूटर आर्किटेक्चर के केस में। दोस्तों ऑसिलेटर सर्किट बेसिकली क्या करता है? ऑसिलेटर सर्किट कन्वर्ट करता है DC को AC में, DC सिग्नल को कन्वर्ट करता है AC सिग्नल में। कौन? ऑसिलेटर सर्किट बेसिकली कन्वर्ट करता है। और DC से DC में जो कन्वर्ट करता है उसे चॉपर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों?
चॉपर बोला जाता है। और AC से DC में जो कन्वर्ट करता है दोस्तों उसको इन्वर्टर DC से AC कन्वर्ट करता है। जैसा कि आपने देखा ऑसिलेटर जो है वो DC से AC में कन्वर्ट कर रहा है, नो डाउट, लेकिन इन्वर्टर भी एक डिवाइस जो होती है वो भी क्या करते हैं, DC से AC में कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स को। एंड रेक्टिफायर यूज होते हैं AC से DC को कन्वर्ट करने में, रेक्टिफायर की यूज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप समझ सकते हैं, जिससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि DC से DC कन्वर्ट करने में किस डिवाइस को यूज करते हैं, और AC से DC एंड DC से AC, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होता है, अगर रियल वैल्यू इम्पीडेंस की बात करें तो लोड इम्पीडेंस जब भी इक्वल हो जाएगा इंटरनल इम्पीडेंस या फिर थेवेनिन इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट के, तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स उसके इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हों तो उस केस में क्या होता है, द सोर्स इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू द लोड इम्पीडेंस। इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है किसी भी नेटवर्क में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल अमीटर हैज़, आइडियल अमीटर के केस में क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। दोस्तों जनरली क्या होता है, PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उसको भी हम एज अ अमीटर यूज कर सकते हैं, एज अ अमीटर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रेंज उससे मेज़र होगा, उस PMMC से जो करंट की वैल्यू मेज़र होगी उसकी रेंज काफ़ी कम रहती है, लाइक इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर उसकी रेंज रहेगी। तो उस रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसा कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में दिया होगा, रेंज एक्सटेंशन मेथड, रेंज एक्सटेंशन मेथड, तो उस रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए दोस्तों अगर अमीटर का केस हम लें तो उस रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा देते हैं, उस मीटर के पैरेलल में लगा देते हैं, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा देते हैं, तो वो अमीटर बन जाता है और वो माइक्रो मिली एम्पियर से ऊपर तक के करंट को मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेंज क्या हो गया, बढ़ गया उस PMMC इंस्ट्रूमेंट का। तो मैंने क्या बताया आपको, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं उस अमीटर के पैरेलल में। तो आइडल केस में इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आइडल पूछा गया तो मैं बहुत स्मॉल की बात कर रहा हूँ, तो आइडल कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 0 होनी चाहिए। मीन्स ये एक शॉर्ट सर्किट होना चाहिए अमीटर के आइडल अमीटर के केस में। सेम मैनर में दोस्तों अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो PMMC इंस्ट्रूमेंट को भी हम वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका रेंज होगा वो सिर्फ मिली वोल्ट के रेंज में ही वो मेजर कर सकेगा। तो मिलीमीटर अगर हमको इससे ज़्यादा का वोल्टेज मेजर करना है, मीन्स रेंज को बढ़ाना है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है रेंज एक्सटेंशन मेथड, तो उस केस में क्या करेंगे, उस PMMC इंस्ट्रूमेंट के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, उस PMMC के सीरीज़ में एक लार्ज अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, लार्ज अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उसका रेंज बढ़ जाता है और वो हायर वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है वो PMMC इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसके सीरीज़ में मेजर करते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, और लार्ज वैल्यू का मेजर प्लेस करते हैं उसके सीरीज़ में। और अगर बात करें अमीटर बनाने का, तो उस केस में उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बहुत ही स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस। तो इस पे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है। ये तो दोस्तों था रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट होता है। अब दोस्तों ये पूछा जाता है कि अमीटर को हम मेजर करने के लिए, अगर कोई करंट हमें मेजर करना है तो अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है, और अमीटर का हम लोग यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो हमें कोई दूसरा करंट तो मेजर नहीं करना है, हमें उसी करंट को मेजर करना है जो हर जगह इक्वल हो।
तो उस केस में दोस्तों तो अमीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस या किसी भी नेटवर्क से जिसका करंट हमें मेजर करना होता है। अगर दोस्तों बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर में दोस्तों आपको पता होगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसके कारण वोल्ट मीटर को जो प्लेस करते हैं दोस्तों वो पैरेलल में प्लेस करते हैं मेजर करने के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डेल्टा से स्टार एंड स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बहुत ही आसानी तरीके से बताया है। इस पर मैंने एक एक्सरसाइज भी दिया था आप लोगों को पिछली क्वेश्चन सीरीज में, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसका करेक्ट आंसर दिया था। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा है तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके R1, R2 एंड R3 की वैल्यू क्या होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर कि R1, R2 एंड R3 की वैल्यू क्या होगी स्टार में इस डेल्टा का इक्विवेलेंट। तो प्लीज़ दोस्तों वो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो मैंने बताया है आपको, आप उसका आंसर हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। मैं तभी समझूंगा कि हाँ आप लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन a प्लस a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। a प्लस a डॉट बी, यहाँ से अगर दोस्तों हम a कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस बी हो जाएगा, और आपको पता है 1 में कुछ किसी को भी ऐड करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू a। एक यहाँ पे याद करने की चीज़ ये है, अगर कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 प्लस ए बी सी डी या इसके बाद कुछ भी कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, क्योंकि वो 1 में ऐड हो रहा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, बिना हिचक आपको इसका आंसर 1 दे देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिलक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू, रिलक्टेंस क्या होता है, बेसिकली अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है वही वो क्या है, वही प्रॉपर्टी कहलाती है मटेरियल की, रिलक्टेंस कहलाती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगी, अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज रिलक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइन वेव व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करना है, मीन्स ओमेगा की वैल्यू पता करना है, आपको एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, 2 पाई मीन्स 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों आपको क्लियरली पता है बल्ब में टंगस्टन्स यूज होते हैं, टंगस्टन के फिलामेंट्स यूज होते हैं, तो टंगस्टन ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वेव इज सप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ सीआरओ, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ सीआरओ। दोस्तों मैंने सीआरओ पढ़ाते टाइम आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बताया था, अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो आपको प्लीज़ इसका आंसर समझ में ज़रूर आ गया होगा। मैंने बताया था कि जिस भी सिग्नल की स्टडी करनी होती है उसको हम लोग वर्टिकल प्लेट पे अप्लाई करते हैं, और एक टाइम बेस्ड सिग्नल हमेशा कॉन्टीन्यूसली उसको देते हैं, जो जिसको हम एक्स प्लेट पे हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हम उसको अप्लाइड करते हैं टाइम बेस्ड सिग्नल को। जो टाइम बेस्ड सिग्नल्स होते हैं बेसिकली वो यूजेटी से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो सातूथ वेव होते हैं। कौन से वेव होते हैं दोस्तों, सातूथ वेव होते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कनेक्ट करते हैं सीआरओ के। तो आपने अगर सीआरओ को लेक्चर को मिस किया है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे सीआरओ का लेक्चर देख लीजिएगा, आप सीआरओ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कंबाइंड कैपेसिटेंस इज, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। पहला सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सीमॉस लॉजिक फैमिली यूज्ड ओनली। सीमॉस लॉजिक फैमिली क्या यूज़ करता है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है सीमॉस कैसे बनता है। अगर सीमॉस को देखा जाए तो ऊपर एक पी
पी टाइप के मॉस को एन टाइप के मॉस से कनेक्ट कर दिया जाए कुछ इस टाइप में, तो ये सीमॉस दोस्तों बन जाता है। सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये सीमॉस का फुल फॉर्म होता है और जनरली वो मॉसफेट से ही बनते हैं और सीमॉस लॉजिक फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मॉसफेट का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।